हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए ये जो यूथ की बुक है एक्सप्रेस लाइन प्रैक्टिस सेट वाली, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करवाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने 13 सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अग्निशामकों में पाए जाने वाले सीटीसी का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, अग्निशामकों में पाए जाने वाले सीटीसी का अर्थ होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अग्निशामकों में पाए जाने वाले सीटीसी का अर्थ कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इसे हेलोन टाइप आग बुझाने का यंत्र भी हम कहते हैं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरा डाइफ्लोरोमेथेन BFC नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष तौर पर विद्युत उपकरण पर इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित है। विद्युत उपकरण के द्वारा यदि आग लगती है तो हम इसी हेलोन टाइप मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसे भूमि से कितने ऊपर उठाया गया? 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हमको बताना है। हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh के होता है। क्या होता है? mgh के। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 4h है। तो क्या h की जगह पे 4h आ जाएगा क्या? तो mg और क्या आ जाएगा? 4h आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4mgh। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? 4mgh होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इसकी का सही पूर्ण रूप है? ISCII का सही पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो है इसकी का क्या होता है? सही पूर्ण रूप होता है। तो क्या हो जाएगा? ISCII का पूर्ण रूप इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का पूर्ण रूप इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यह भारत के प्रचलित विभिन्न लिपियों को कंप्यूटर पर निरूपित करने के लिए एक मानक एनकोडिंग है। क्या है ये? एनकोडिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय डैश में स्थित है। दोस्तों, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय जो है ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ये जो है देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। दोस्तों, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ना ये तापमान पर निर्भर करती है। किस पर? तापमान पर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके तापमान पर निर्भर करती है। अर्थात किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनमें यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम या पूर्ण रूप जो होता है वो होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है DHCP का पूरा नाम है। ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP पते और अन्य संबंधित कॉन्फ़िगरेशन जानकारी जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया, सबनेट मास्क को नेटवर्क डिवाइस के साथ असाइन करने का काम करता है। कौन? DHCP। DHCP का उपयोग प्रमुख रूप से नेटवर्क उपकरणों को गतिशील रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो DHCP का उपयोग कहाँ करते
करते हैं हम? प्रमुख रूप से नेटवर्क उपकरणों को गतिशील रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए DHCP का प्रयोग किया जाता है, जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंसिल की लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। दोस्तों, पेंसिल की लेड की हार्डनेस जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है कॉलिन की मात्रा पर। किस पर निर्भर करती है? कॉलिन की मात्रा पर निर्भर करती है पेंसिल की लेड की हार्डनेस। पेंसिल की लेड की हार्डनेस कॉलिन अथवा चीनी मिट्टी की मात्रा पर निर्भर करती है। पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन और क्ले की मात्रा होती है, पेंसिल उतनी ही अधिक कैसी होती है? तो कठोर होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 11 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? दोस्तों, हमको कार्य बताना है। हमको दिया क्या गया है? 11 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है और आवेश जो दिया गया है वो 3 कूलाम दिया गया है। हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश के। क्या होता है? कार्य बटे आवेश के। हमको कार्य निकालना है। विभवांतर कितना है? 11 दिया गया है। कार्य हमको निकालना है और आवेश कितना है? 3 कूलाम है। तो 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 जो है जूल हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो कार्य कितना आ जाएगा? 33 जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबकोणी प्रक्षेप के लिए BIS निम्नलिखित प्रक्षेप को संस्तुति करता है। तो दोस्तों, लंबकोणी प्रक्षेप के लिए BIS जो है प्रथम कोणीय प्रक्षेप को क्या करता है? प्रथम कोणीय प्रक्षेप को संस्तुति करता है। क्या करता है? संस्तुति। दोस्तों, लंबकोणी प्रक्षेप के लिए BIS प्रथम कोणीय प्रक्षेप की संस्तुति मतलब मांग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभवांतर 40 वोल्ट है। 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है V इंटू क्यू के, मतलब आवेश इंटू विभवांतर के। विभवांतर कितना है? 40 दिया गया है। आवेश कितना है? 0.5, तो 5/10 कर लूंगा इसको मैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हमारा कार्य कितना निकल के आ जाएगा? 20 जूल निकल के आ जाएगा। कितना? 20 जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते तो आप मात्रक के जो होते हैं इकाई से भी इसका पता कर सकते थे, क्योंकि बताए कार्य को जब हमारा आंसर आएगा तो जूल में आएगा। कार्य को किस में मापते हैं? जूल में। और देखिए ओम दिया गया है, ओम मीटर दिया गया है, एम्पियर दिया गया है, तो ये तो तीनों हो ही नहीं सकते थे। तो डायरेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए भी लगा सकते थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक बिंदु हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे व वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? दोस्तों, यदि एक बिंदु हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो जो बिंदु होगा वो कौन से चतुर्थांश में होगा? तो वो होगा तृतीय चतुर्थांश में। कहाँ पे? तृतीय चतुर्थांश में। यदि एक बिंदु HP के नीचे वो वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो बिंदु कहाँ होता है? तृतीय चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में बिंदु HP के ऊपर होता है और VP के कैसे होता है? सामने होता है। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु HP के ऊपर होता है और वर्टिकल प्लेन के कैसे होता है? पीछे होता है। वही चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो इसमें बिंदु HP के नीचे और वर्टिकल प्लेन के कैसे होता है? सामने होता है। इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं विद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है दोस्तों? IT होता है। हमको पता है कि नहीं पता है? आवेश बराबर क्या होता है? I इंटू टी के। अब आवेश हमको निकालना है दोस्तों। I का मान कितना दिया गया है? 0.75 एम्पियर। तो मैं इसको 75/100 कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पॉइंट हटा दिया मैंने और 75/100 कर दिया। अब समय 1 मिनट है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमने 60 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 5 पचम 25। 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, तो 15 इंटू 3, 15 तिया 45। 45 जो है आवेश का मान निकल के आ जाएगा 45 कूलाम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। दोस्तों, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित। कहाँ? बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या कितनी है? तो 103 है। और इसके मुख्य क्षेत्र को वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व, वर्ष 1977 में वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 4 मई 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसको? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य कितना होगा? अभी हम जानते हैं क्या होता है विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश के होता है। क्या होता है? कार्य बटे आवेश के। विभवांतर कितना है दोस्तों? 13 दिया गया है। कार्य हमको निकालना है, आवेश कितना है? 5 है। तो 13 5 65 जूल। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्टेक्स से फोकस तथा वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? दोस्तों वर्टेक्स से फोकस तथा वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी के अनुपात को हम बोलते हैं क्या? एक्सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्टेक्स से फोकस तथा वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता हम कहते हैं। वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 0 से अधिक तथा 1 से कम होती है। परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है और अति परवलय की उत्केंद्रता 1 से अधिक होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों 5 ओम का प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? V बराबर IR के होता है। यदि दोस्तों क्या बोला है? ओम प्रतिरोध वाले 5 ओम का प्रतिरोध है, अगर हम धारा में वृद्धि करेंगे तो V जो होती है ना, ये समानुपाती होती है किसके? धारा के। यदि हम धारा में वृद्धि करेंगे तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR के। जो I होती है धारा होती है वो वोल्टेज की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों वृत्त का वह भाग जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट मतलब वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। दोस्तों विद्युत चालकता के आधार पर विषम को हमको चुनना है। तो चालकता कॉपर में तो होती है, ग्रेफाइट में होती है, मानव शरीर में भी होती है, लेकिन रबर क्या है? एक कुचालक है, ना कि चालक। ठीक है, पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता के माप को हम बोलते हैं विद्युत चालकता। तांबा हो गया, कॉपर हो गया, ग्रेफाइट हो गया और मानव शरीर जो है विद्युत के क्या है? सुचालक होते हैं। जबकि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रबर विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों मध्य वाला जो है ये पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। दाएं हो गया, बाएं हो गया, शीर्ष हो गया, ये क्या है? पेज मार्जिन के प्रकार है। मध्य एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है, जबकि नीचे, ऊपर, बाएं, दाएं अन्य पक्षों को पेज मार्जिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमको द्रव्यमान m का मान बताना है और हमको दिया क्या गया है? वेग का मान दिया गया है और गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है। और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² के। क्या होता है? 1/2 mv² के। गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है हमको? 120 जूल दी गई है। बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m का मान हमको निकालना है और v का मान कितना दिया गया है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं, 2 8 16। तो ये क्या हो जाएगा? 120/8 बराबर क्या हो जाएगा? m के हो जाएगा। 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 पंचे 40। तो द्रव्यमान कितना निकल के आ जाएगा? 15 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तिरछे उभार में क्या होता है दोस्तों? तो एक तिरछे उभार में उसका एक सतह HP के समांतर और VP के कैसे होता है? ऊर्ध्वाधर रखा गया है। एक तिरछे उभार में क्या होता है? उसका एक सतह हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर और वर्टिकल प्लेन के कैसे रखा गया है? ऊर्ध्वाधर रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
दोस्तों यहाँ पे हमको गतिज ऊर्जा का मान पूछा है और हमको सबसे पहले क्या दिया है, एक 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया गया है और गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है, 25 जूल दी गई है। तो सबसे पहले हमको तो द्रव्यमान का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हम गतिज ऊर्जा बता पाएंगे दोगुनी करने पर वेग को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान m का मान, और द्रव्यमान m का मान निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा कितनी है, 25 जूल दी गई है, और फॉर्मूला क्या होता है 1/2, m का मान हमको निकालना है और v कितना है 5 है, तो 5 का इस पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये 25 से 25 कट जाएगा दोस्तों, 2 इधर आ जाएगा, तो m बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों द्रव्यमान हमारा निकल के आ गया है। अब हमसे क्या बोला है गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर के। तो 1/2 m का मान कितना निकाले हमने 2 निकाले, और v क्या बोला है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर, पहले गति कितनी थी 5 थी, अब दोगुनी होगी मतलब 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा नई वाली आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 100 जूल निकल के आ जाएगी। कितनी 100 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है, दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान जो है वो है कार्बन उत्सर्जन का। किसका, कार्बन उत्सर्जन का अहम योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन उत्सर्जन का है। वर्ष 1990 में वायुमंडल में CO2 की मात्रा 280 ppm थी, जो आज लगभग 400 ppm तक पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है, 280 थी दोस्तों, 280 से कितनी पहुंच गई है 400 ppm पहुंच गई है आज। किसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा, आपको तापमान में गर्माहट बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, इस किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों यदि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वे क्या कहलाती है, तो दोस्तों जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वे कहलाती हमारी समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं। दोस्तों ड्राइंग में प्रयुक्त तो यदि 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिल जाए तो वे रेखाएं असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, और यदि 2 या 2 से अधिक रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर ना मिले तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है। दोस्तों ये जो आकृति है इसमें किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया गया है दोस्तों लंबवत रेखाओं को। किसको, लंबवत रेखा को दर्शाया गया है। ये देखिए लंबवत रेखा नजर आ रही है आपको, ये कैसी रेखा है, लंबवत रेखा है। दोस्तों लंबवत रेखाएं बोले तो ये सभी लंबवत रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं की बात करें तो ये देखिए ये सीधी समांतर है, ये वक्र समांतर रेखा है। कौन सी, वक्र समांतर रेखा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कृषि वानिकी। क्या बोलते हैं उसे हम, कृषि वानिकी बोलते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपने भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु वृक्ष लगाते हैं कृषि वानिकी कहलाता है। यह सामाजिक वानिकी का महत्वपूर्ण भाग है। सबसे प्राचीन ज्ञात कृषि वानिकी पद्धति भारत से ही ज्ञात होती है। कृषि वानिकी के अंतर्गत एक ही भूमि पर वृक्षों के साथ ही साथ फसलों का उत्पादन भी केंद्र किया जाता है। विश्व कृषि वानिकी की स्थापना 1978 में विश्व कृषि वानिकी केंद्र के रूप में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, केन्या में। केन्या में, कहाँ पे, केन्या में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों 12 किलोग्राम की एक वस्तु है जो कि भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसमें निहित ऊर्जा मतलब हमको स्थितिज ऊर्जा बताना है, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच के होता है। m का मान कितना है, 12 है। g का मान कितना है, 9.8 है। तो मैं इसको 98/10 कर लूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और h का मान कितना है, 5 है। तो 5 से काट दूंगा 2 बार में, 2 से काट देंगे 6 बार में, 6 इंटू 98 करेंगे, 6 8 है 48 की 8 हासिल का है 4, 6 9 54, 54 और 4 58। तो 588 जूल जो है इसकी ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक लीवर का यांत्रिक लाभ 0.95 है। यदि प्रयास 220 न्यूटन है तो भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक लीवर का यांत्रिक लाभ हमको दिया गया है कितना, 0.95, और प्रयास दिया गया है 220 न्यूटन। हमको क्या बताना है, लोड का मान बताना है, मतलब भार का मान बताना है। तो हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है लोड बटे एफर्ट के। एक तो ये होता है, या फिर होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के, ये भी होता है। अब हमको यहाँ पे लोड और एफर्ट में खेलना है तो हम ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 0.95 है। लोड हमको निकालना है दोस्तों, एफर्ट कितना है हमारा, 220 न्यूटन है। कितना है, 220 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बट्टे हम कर लेते हैं 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 22 का मल्टीप्लाई 95 में करेंगे दोस्तों, किसका, 22 का मल्टीप्लाई 95 में करेंगे तो 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का एक, दोनों 18 और 1 19 की 9 हासिल का एक, 19 लिख लेंगे, 2 यहाँ 190 आ जाएगा। तो जाएगा 0 9 9 और 1 10 की शून्य हासिल का एक, 209 2090 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 209 न्यूटन जो है हमारा किसका मान निकल के आ जाएगा, लोड का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों W3C का पूर्ण रूप क्या है हमको बताना है। तो दोस्तों W3C का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। यह वर्ल्ड वाइड वेब की एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है। WWW की स्थापना टिम बर्नर्स ली ने की थी। किसने की थी, टिम बर्नर्स ली ने जो है WWW की स्थापना की थी। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों फ्यूज तार से संबंधित कथन पे हमको विचार करना है। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। तो दोस्तों जो फ्यूज तार होता है ना, ये उपकरण के साथ किसमें होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, तो सत्य कथन है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये भी जो है निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो दोनों ही कथन क्या है हमारे, सत्य कथन है। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फ्यूज तार विद्युत परिपथ में किसी उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, अर्थात विद्युत परिपथ को लघुपथन तथा अतिभारण से होने वाली हानि से बचाने के लिए विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज तार कहते हैं। यह टीन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वुडरफ की विशेषताएं हैं। दोस्तों वुडरफ की जो होती है ना, ये हब कीवे में किसी भी टेपर पर स्वयं एडजस्ट हो जाती है। कौन सी, वुडरफ की। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुडरफ की क्या होती है, ये हब कीवे में किसी भी टेपर पर स्वयं एडजस्ट हो जाती है। तो यही वुडरफ की क्या है, विशेषता है। दोस्तों वुडरफ की विशेषता के बारे में बात करें तो हब कीवे में किसी भी टेपर पर स्वयं एडजस्ट हो जाती है। इसे फीडर के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बोला गया है यहाँ पे, देखिए फीडर के रूप में प्रयोग किया जा सकता नहीं, इसे फीडर के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर परिपथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। दोस्तों समांतर परिपथ में की निव्वल धारा नेट करंट अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है क्या, नहीं, गलत कथन है। समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है क्या, नहीं, विभवांतर तो समान होता है। समांतर परिपथ का निव्वल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के वेग योग से हमेशा अधिक होता है क्या, नहीं। समांतर क्रम प्रतिरोध में तो जो प्रतिरोध का मान होता है, मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है, वो सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। तो तीसरा भी हमारा गलत है। समांतर परिपथ का निव्वल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, ये जो है डी वाला करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। तो वह जो औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं, ये है हमारे शोर व कंपन, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन, उष्मा तथा आर्द्रता। ये सभी जो है औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉटर पिन की विशेषताएं हैं। दोस्तों कॉटर पिन जो होती है ना,
ये कॉटर पिन एक सिरे पर मोटी होती है, यह लंबाई के साथ टेपर होती है। तो दोनों विशेषताएं जो है कॉटर पिन की क्या है, विशेषताएं हैं। दोस्तों कॉटर पिन एक सिरे पर मोटी रॉड नुमा चूड़ी युक्त पिन होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और दोस्तों यह अपनी लंबाई के साथ टेपर्ड फ्लेट मशीन की हुई समतल भी हो सकती है। इसका एक विशिष्ट एप्लीकेशन साइकिल पेडल के व्हील स्पिंडल से संबद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। दोस्तों ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो होता है ना, ये उष्मा का कैसा होता है, कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं। ऊन उष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है, जो कि उष्मा की कैसी होती है, कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से उष्मा की हानि नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण जो है वो है हमारी उद्योग। क्या है, उद्योग। बढ़ते औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है तथा इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए काम आती है। इसके लिए यह प्रायः माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनरेटर। ठीक है, और किस पे काम कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में यदि प्रयास भुजा 90 सेंटीमीटर और भार भुजा 30 सेंटीमीटर है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। अब दोस्तों एफर्ट आर्म कितनी है हमारे पास में, 90 है, और लोड आर्म कितनी दी गई है, 30 दी गई है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 निकल के आएगा, 30 या 90। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए जिस भाषा का उपयोग हम करते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी, बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए। कंप्यूटर में डेटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह बाइनरी भाषा 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। उपयोगकर्ताओं कंप्यूटर को जो भी डेटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है, उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो भी डेटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है, कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वह अक्षर, संख्या या संकेत के रूप में होता है। इन सभी डेटा या निर्देशों को पहले बाइनरी भाषा में बदलना पड़ता है, अर्थात डेटा को 0 और 1 के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जनित्र के संबंध में जो सत्य कथन है वो क्या है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। क्या करता है जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर करता है। ठीक है, और ये किस पे काम करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 सेट स्क्वायर को आपस में जोड़कर भिन्न भिन्न कोणों को खींचा और नापा जा सकता है। 45 डिग्री और 60-30 डिग्री सेट स्क्वायर द्वारा अल्फा कोण कौन सा बनेगा, ये हमको बताना है दोस्तों। मतलब ये हमको अल्फा कोण बताना है कौन सा बनेगा। अब इस बुक में जो सॉल्यूशन दिया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें बता रहा है आंसर 45 डिग्री होगा। लेकिन एक चीज बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 60 और 30 90, अगर ये 90 हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से आंसर जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया गया है, बोला है 45 और 60-30 सेट स्क्वायर द्वारा अल्फा कोण, मतलब दोनों क्या लेना है, सेट स्क्वायर को लेना है, उसके बाद अल्फा कोण बताना है। यदि हम दोनों सेट स्क्वायर को लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही आंसर है 45 डिग्री। कैसे सही है, अगर दोनों कोण का लेते हैं तब भी दोस्तों देखिए ये जो होता है, ये जो पूरा कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री तो है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या 90 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा।
ठीक है, कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। बाकी हमारे हिसाब से आंसर जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? तो इसे बोलते हैं दाब। दाब क्या होता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को हम दाब बोलते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है, अर्थात किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब हम कहते हैं। यदि ए क्षेत्रफल के क्षेत्र पर लगने वाला बल F है तो दाब P बराबर क्या होगा? F/A होगा, मतलब बल बटे क्षेत्रफल के। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। किसका? दाब का एसआई मात्रक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों एक्सेल तो है, पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है। एक्रोबैट रीडर जो है ये जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो एक्रोबैट रीडर होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है? ये पीडीएफ फाइल रीडर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक मतलब बैड कंडक्टर है? मतलब उष्णता का कुचालक है तो सबसे बैड कंडक्टर है दोस्तों वो है लकड़ी। लकड़ी जो है उष्णता का कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर है। दोस्तों लकड़ी उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रभावित होती है। लकड़ी, सूखी हुई बेकेलाइट, एस्बेस्टर, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि क्या है? कुचालकों के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे कुछ ट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं। इनमें से A2 नामित शीट का ड्राइंग साइज चुनो, मतलब A2 का साइज हमको बताना है। तो दोस्तों 841, 1190 तो A0 का होता है। इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1190 का आधा, 2 पंचे 10 बच गया, 2 9 18, 2 चौके 8 तो 594। A1 का होगा 594 पहले वाला और 41, 841 लास्ट में, तो ये A2 का A1 का हो जाएगा। अब बोला है A2 का, तो 841 का आधा कर दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, तो 420, 594, 594, 420, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मतलब हमको एक याद रखना है A1 का, इसकी जो सेकेंड लंबाई होगी उसका हमको आधा करते जाना है, वो पहले नंबर पे आ जाएगा। बस इस प्रकार से निकालना है। A2 पूछा है तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बारिश के दौरान ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh के। जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का माध्यम है। FTP प्रोटोकॉल की मदद से सर्वर से फाइल को एक्सेस और डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पी की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध डैश होगा। तो हम जानते हैं विभवांतर V बराबर क्या होता है? I इंटू आर के होता है ओम के नियम के अनुसार। विभवांतर कितना है दोस्तों? 2 दिया गया है। I कितनी दी गई है? 4, 0.4 तो 4 बटे में 10 कर लेता हूँ इसको, बराबर इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो दोस्तों 2 से काट देता हूँ मैं 2 बार में, 2 से काट देता हूँ 5 बार में, तो R हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 5 ओम निकल के आ जाएगा। कितना? 5 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे हम बोलते हैं क्या? स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं? उसे हम स्पाईवेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। इसके द्वारा उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी में सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती है। यह मालवेयर कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। किस पर? यह मालवेयर किस पर इंस्टॉल किया जाता है? तो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्पाईवेयर।
जो आपकी जानकारी, निजी जानकारी कंप्यूटर की कंपनी को भेजता है, उसे बोलते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।